गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है और मैंने आपको पिछली क्लास में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है कोस्मिड। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। ठीक है, देखिए कोस्मिड जो है वो एक तरह का वेक्टर ही है और यह प्लाज्मिड और लैम्डा फेज का संकर है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के किस को प्लाज्मिड व लैम्डा फेज, इन दोनों का संकर है ये। ठीक है, संकर का मतलब होता है इन दोनों को मिलाकर के, यानी कि दोनों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? इसका निर्माण सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे बारबरा होन और जॉन कॉलिंस ने 1978 में किया था। 1978 में बारबरा होन व जॉन कॉलिंस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ठीक है, यानी कि लैम्डा फेज और प्लाज्मिड का संकर है ये। और ऐसे प्लाज्मिड होते हैं ये जिनमें कोष वाले स्थलों पर लैम्डा फेज के डीएनए अणुओं को निवेशित करते हैं, वो कोस्मिड कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे प्लाज्मिड जिनमें कोष साइट पर, कहाँ पर? कोष साइट पर लैम्डा फेज के डीएनए अणु निवेशित किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कोस्मिड कहलाते हैं। कोस्मिड कहलाते हैं। ठीक है, कोस्मिड क्या है? देखिए लैम्डा फेज जो है उसके डीएनए अणु निवेशित किए जाते हैं कहाँ पर? कोस्मिड में, उसके कोष साइट पर इस तरह से ये खंड जो है वो जोड़े जाते हैं। तो जो लैम्डा, अब देख लेते हैं, जो प्लाज्मिड है उसमें इस तरह से ये जैसे प्लाज्मिड है तो इस प्लाज्मिड में कोष साइट होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक कोष साइट होती है, ये वाली जो है। इस कोष साइट पर जो लैम्डा फेज है उसके डीएनए, लैम्डा फेज के डीएनए, ठीक है, यहाँ पर निवेशित करवाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से। तो पहले क्या करते हैं? प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है और इसके बाद उस पर लैम्डा फेज के डीएनए अणु को निवेश करा दिया जाता है। तो इसमें देखिए 2 कोष साइट होती हैं और 6 प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं। एक AMPR होता है, ये यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? AMPR कहते हैं। ठीक है, एम्फीसिलीन होती है ये, एम्फीसिलीन। और दूसरी जो है वो होती है TETR, ये वाली जो है ये है TETR। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए इसमें 2 कोष साइट हैं और उन दोनों कोष साइट में से एक साइट पर इस तरह से जो डीएनए है, किसके? लैम्डा फेज के डीएनए, वो निवेशित करवाए जाते हैं। इसमें देखिए जो कोस्मिड होता है इसमें दोनों के गुण होते हैं। किसमें? कोस्मिड में। कोस्मिड के अपने गुण भी होते हैं और प्लाज्मिड के गुण भी होते हैं। ठीक है, कोस्मिड जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की तरह ही रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, इसमें कोस्मिड व प्लाज्मिड दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोस्मिड का निर्माण किससे हुआ है? प्लाज्मिड से हुआ है, तो प्लाज्मिड के गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ ये कोस्मिड जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की तरह ही, कोस्मिड जीवाणु सेल में प्लाज्मिड की तरह ही रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, यानी कि इनको अगर वेक्टर के रूप में काम लिया जाए तो ये इस तरह से रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और इनमें कोष साइट होती हैं
तो इनकी जो पैकिंग है वो लैम्डा कणों की भांति ही होती है। इनकी पैकिंग लैम्डा कणों की भांति क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कोष साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा भी देखिए जो कोस्मिड है, इसके अलावा 3 और भी हैं, जैसे कि फास्मिड है, शटल वेक्टर है और ट्रांसपोजोन जिसे जंपिंग जीन कहते हैं, वो भी वेक्टर के रूप में काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो वाहक का काम क्या होता है? वाहक का काम होता है कि जो वांछित डीएनए है उसको परपोषी कोशिका में लेकर के जाना और वहाँ पर फिर इस तरह से ये रेप्लिकेशन करते हैं और फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोस्मिड जो है उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मिड और लैम्डा फेज का संकर है, इसका निर्माण 1978 में बारबारा होन जॉन कॉलिंस ने किया। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें कोष साइट पर लैम्डा फेज के डीएनए अणु निवेशित किए जाते हैं, इनमें कोस्मिड प्लाज्मिड दोनों के गुण हैं और ये भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं प्लाज्मिड की तरह। और इन तीनों के अलावा, किसके अलावा? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कोस्मिड के अलावा भी कुछ और वेक्टर हैं जो कि काम में लिए जा सकते हैं, जैसे फास्मिड होता है। ठीक है, एक होता है शटल वेक्टर और इसके अलावा जो है वो है ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंपिंग जीन। इसको जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला जो है वो है जो वांछित जीन है उसकी क्लोनिंग, वाहक का क्लोनिंग की जाती है, यानी इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में क्लोनिंग। अगला जो है वो है वांछित जीन का क्लोनिंग। तो देखिए वांछित जीन को जब वाहक जीन में जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों जीन में समान रेस्ट्रिक्शन साइट बनाई जाती है और उसके बाद दोनों को तोड़ा जाता है और फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में इस तरह से 2 कोष साइट होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये वाली जो है, ये इन दोनों के बीच का जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जैसे इको आर फर्स्ट इसकी क्रिया होगी तो ये यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फिर इस जगह पर जो कि ये वाला जो डीएनए है, ये कौन सा है? ये वांछित जीन या वांछित डीएनए है। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि ये वाला जो है इसको भी इको आर फर्स्ट यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी सहायता से इसको भी छोटा किया जाता है, इतना किया जाता है ताकि वो इस पर निवेशित, इसके साथ निवेश हो सके। इसके बाद देखिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका एक भाग बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हिस्सा है ये वाला, ये वांछित डीएनए का है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर एक ORI होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से यहाँ से इसको तोड़ा जाएगा, इसको भी तोड़ा जाएगा, फिर इन दोनों के द्वारा मिलाकर के जो डीएनए बनेगा उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, और जोड़ा किसकी सहायता से जाता है? जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, पहले तोड़ा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से और उसके बाद जोड़ा किससे जाता है? लाइगेज की सहायता से। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट इन होस्ट सेल। अब देखिए परपोषी कोशिका में ये क्या करेगा? आगे रेप्लिकेट होगा, यानी कि ये आगे होस्ट कोशिका में जाएगा। ठीक है, होस्ट कोशिका में जाने के बाद ये रेप्लिकेशन करेगा और अपने जैसे डीएनए खंड बनाएगा। ठीक है, तो डीएनए खंड बनते हैं और ये कैसे होते हैं? ये रेप्लिकेट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखिए इस होस्ट कोशिका से, ये होस्ट कोशिका में है तो इस होस्ट कोशिका से इन डीएनए को अलग किया जाता है। ठीक है, और फिर वांछित जो भी हमें उत्पाद प्राप्त करना है, ठीक है, या उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है या इस डीएनए के गुणों को आगे किसी कोशिका में लेकर के जाना है, तो इस डीएनए को फिर आगे दूसरी होस्ट कोशिकाओं में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जिस भी कोशिका से हमें
जो उपयोग लेना है जिस कोशिका का, उस कोशिका में इस डीएनए को फिर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद फिर ये वहाँ पर भी क्या करता है, रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन करता है और अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यानी कि वांछित जीन से प्राप्त, इस वांछित डीएनए या जीन से प्राप्त जो क्लोन जीन है, ये क्लोन जीन है, यहाँ पर ये क्लोन जीन हो गया। इस क्लोन जीन की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति से मतलब होता है कि क्लोन जीन को इस होस्ट कोशिका से प्राप्त कर, जो कि ई कोलाई है, इस होस्ट कोशिका से प्राप्त कर फिर उसे आगे किसी सजीव, पादप या जंतु कोशिका में निवेशित करवाया जाता है और उससे वांछित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये होस्ट कोशिका, जो नई वाली जो कोशिकाएं हैं वो किसी की भी हो सकती हैं, कोई सजीव, पादप या जंतु कोशिका हो सकती है। ठीक है, और फिर उससे वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है, वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे हमने इस डीएनए के गुणों को इन सजीव, पादप या जंतु कोशिकाओं में लेकर के आना है, तो उसके लिए यही प्रोसेस है। प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। उन रेस्ट्रिक्शन साइट को इको आर फर्स्ट यानी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वहाँ से इन स्थलों को काटा जाता है और इसी तरह से वांछित डीएनए जो कि हमने किसी कोशिका से लिया है, तो इस कोशिका से प्राप्त डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटा जाएगा, यानी इसको छोटा बनाया जाएगा, इतना बनाया जाएगा ताकि ये इस पर निवेशित हो सके। तो मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 kb का ये हो सकता है। अगर बैक्टीरियोफेज ये वाला जो है बैक्टीरियोफेज हो यहाँ पर, तो फिर ये 25 kb तक भी हम ले सकते हैं वांछित डीएनए। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड है, तो इस तरह से फिर इन दोनों को तोड़ने के बाद फिर लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को मिला दिया जाता है ताकि ये जुड़ जाएं। फिर ये जुड़ जाएगा, रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा। फिर इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को आगे होस्ट कोशिका में लेकर के जाएगा। होस्ट कोशिका में ये रेप्लिकेशन करेगा और फिर क्या बनाएगा, क्लोन जीन बनाएगा। ये क्लोन जीन है, रेप्लिकेट जीन है, और इन क्लोन जीनों को फिर इस कोशिका से अलग किया जाता है। ये आ गया अलग, और फिर इनको आगे किसी सजीव, पादप या जंतु कोशिका में ट्रांसफ़र करवाया जाता है ताकि उसके वांछित गुण यहाँ पर प्राप्त किए जा सकें, अर्थात वांछित उत्पाद प्राप्त किए जा सकें। तो जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो आपको याद रखना है कि कुछ अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें कुछ ऐसे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जो कि वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए और परपोषी कोशिका में रिकॉम्बिनेट डीएनए का चयन करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जीन जो है उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मार्कर जीन होता है। ठीक है, देखिए मार्कर जीन का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मार्कर जीन है वो दोनों कोशिकाओं में एक तो क्या करेगा, अंतर पैदा करता है। मार्कर जीन रूपांतरित कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करने वाले होते हैं और इस जीन को वाहक डीएनए में जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो वाहक डीएनए है, ये वाला जो प्लाज्मिड है, इसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। अगर इसमें पहले से नहीं है मार्कर जीन तो जोड़ देते हैं, वैसे मार्कर जीन प्लाज्मिड में होते हैं। मार्कर जीन के जैसे मान लो कि हमने इसके अंदर कैनामाइसिन का मैंने आपको बताया था ना, कैनामाइसिन प्रतिरोधी जीन है, तो उसको जोड़ देंगे तो फिर कैनामाइसिन के लक्षण आ जाएंगे। इसी तरह से मार्कर जीन के अलावा अन्य भी ऐसे जीन होते हैं जिनको रिपोर्टर जीन कहते हैं, तो वो भी कोशिका में विशेष लक्षण प्रारूप दर्शाते हैं, जिसके कारण ये दूसरी कोशिकाओं से अलग दिखती है। यानी कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि कोशिकाओं में अंतर पैदा करते हैं, यानी कि ऐसा लक्षण होता है उनके अंदर या लक्षण प्रारूप होता है जिसके कारण वो दूसरी कोशिकाओं से अलग नज़र आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे LUC होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ल्यूसीफरेज। ये जो जीन है ल्यूसीफरेज, यह जीन जुगनू में होता है। जुगनू में
बायोलुमिनिसेंस होती है ना, जो जिसे हम जैव प्रदीप्तीकरण कहते हैं, जुगनू रात को चमकता है तो वो इसी जीन की वजह से चमकता है, क्योंकि ये उसको क्या बनाता है, अलग बनाता है, उस कोशिका को अलग बनाता है। इस तरह से ये रात्रि में जैव प्रदीप्तीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेट है। अब देखिए जो वांछित जीन की अभिव्यक्ति है, यहाँ पे मैंने बताया था, एक बार इसको फिर से लेकर के चलते हैं कि हमारे पास प्लाज्मिड है, ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मिड वेक्टर है, वांछित डीएनए हमने किसी कोशिका से लिया है। ठीक है, अब इस वांछित जीन में इंसुलिन, मान लो कि इसमें इंसुलिन उत्पन्न करने के गुण हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए प्लाज्मिड की सहायता से इस डीएनए को होस्ट कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट को काट देते हैं इको आर फर्स्ट से। इसी तरह से वांछित डीएनए के उतने भाग को काट लेते हैं जितना इसमें निवेश हो सके, तो वो काम भी होता है इको आर फर्स्ट से। फिर इन दोनों को मिला देते हैं लाइगेज एंजाइम में, तो ये जुड़ जाएंगे, फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा। इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को होस्ट कोशिका में ट्रांसफर किया जाएगा, वहाँ पर ये रेप्लिकेशन करेगा और क्लोन जीन बनाएगा, और इस क्लोन जीन को फिर अलग कर फिर किसी नई कोशिका यानी सजीव की कोई भी पादप या जंतु कोशिका में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पर वांछित उत्पादन या वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जैसे ई कोलाई में इंसुलिन का उत्पादन, ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं। तो वे पादप या जंतु यानी वो सजीव, कोई भी सजीव हो सकता है, तो इसमें देखते हैं कि वो पादप या जंतु जिनमें, क्योंकि ये होस्ट कोशिका किसकी है, पादप या जंतु की हमने बताई है, तो वो पादप या जंतु जिनमें विजातीय डीएनए यानी वांछित डीएनए उपस्थित होता हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त किए जाते हैं, किसकी सहायता से, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं सी डीएनए में। देखिए सी डीएनए, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, पूरक डीएनए भी कहते हैं, सी डीएनए, इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, इसको पूरक डीएनए कहते हैं, हिंदी में पूरक डीएनए। क्या होता है, पूरक डीएनए। अब ये प्राप्त कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आरएनए सूत्र पर, जैसे ये आरएनए का सूत्र है, ठीक है, तो इस आरएनए सूत्र पर क्या किया जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसके द्वारा डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या बता सकते हैं कि आरएनए सूत्र पर, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए सूत्र प्राप्त करना, ठीक है, या बनाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूरक डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो उसे पूरक डीएनए कहते हैं। देखिए पूरक डीएनए को हम रिवर्स क्रिप्टेज एंजाइम है, तो देखिए वैसे ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है, जो डीएनए है उससे क्या बनेगा, आरएनए पर डीएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से डीएनए से डीएनए तो रेप्लिकेशन हो गया, और डीएनए का निर्माण कब हो, जब आरएनए सूत्र पर हो, तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कह सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी ये, यानी उल्टा हो गया है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उल्टा हो गया है, पहले सीधा होता, यानी पहले क्या बनेगा, पहले आरएनए फिर डीएनए, ठीक है, और फिर
नहीं, पहले डीएनए फिर उसके बाद प्रोटीन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टी चल रही है प्रक्रिया। इसकी खोज की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो टैमीन वैज्ञानिक है उसने की थी। इसी आधार पर इसको टैमनिज्म भी कहते हैं। तो जो cDNA है उससे फिर आगे लाइब्रेरी तैयार की जाती है। तो जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के समस्त या कई पूरक डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित करवाकर संशोधित करने को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी किसे कहेंगे हम? cDNA लाइब्रेरी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसका मतलब ये है कि जीन क्लोनिंग द्वारा, ठीक है, जीन क्लोनिंग द्वारा। तो जीन क्लोनिंग तो हमने पढ़ ली, किस तरह से हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि किस तरह से प्लाज्मिड के साथ वांछित डीएनए को आगे ले जाया जाता है फिर उससे। तो इसी तरह से जो पूरक डीएनए है उसको भी प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा? जीन क्लोनिंग द्वारा। तो जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के समस्त जीन या कई पूरक डीएनए, ठीक है, या कई पूरक डीएनए, क्लियर? इन कई पूरक डीएनए को फिर आगे परपोषी कोशिका में परपोषी सेल में निवेश करवाकर cDNA लाइब्रेरी बनाई जाती है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब देखिए क्या होता है कि हमने cDNA का निर्माण करवाया है, किस पर? RNA सूत्र पर, ठीक है। तो इस RNA सूत्र पर जो cDNA बना है वो एक तरह से क्या हो गया हमारे लिए? अब वांछित डीएनए हो गया, ठीक है। यानी cDNA क्या है? वांछित डीएनए, ठीक है। अब इस cDNA को प्लाज्मिड के साथ संयुक्त किया जाएगा, फिर जीन क्लोनिंग की जाएगी जैसे हमने पीछे की है अभी। फिर जीन क्लोनिंग द्वारा फिर किसी जीव के समस्त जीन, तो उसके साथ उसके जीन भी हो जाएंगे ना, तो उसके फिर कई पूरक डीएनए बनाए जाते हैं, फिर परपोषी कोशिका में निवेश करवाकर cDNA लाइब्रेरी बनाई जाती है, क्योंकि वो आगे रेप्लिकेशन करेंगे। cDNA का निर्माण कैसे होता है लाइब्रेरी का, वो देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्रियाशील प्रोटीन निर्माण करने वाले उत्तक कोशिका से mRNA लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रोटीन निर्माण करने वाले उत्तक से क्या लिया जाएगा? उस उत्तक की कोशिका से mRNA लिया जाता है। उत्तक की कोशिका से mRNA लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि mRNA पर ही cDNA का निर्माण करवाना है, ठीक है, या RNA पर ही करवाना। RNA mRNA एक ही बात है। तो हम क्या ले सकते हैं? पौधे की जड़ ले सकते हैं, पूरी कोशिका ले सकते हैं, या स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं उनकी अंडाशय की कोशिका ले सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी mRNA हमने लिए हैं, अब प्रत्येक mRNA, जितने mRNA हमने लिए हैं उन mRNA अणु से फिर आगे cDNA का निर्माण करवाया जाता है। mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से cDNA बनाया जाता है, ठीक है। तो mRNA सूत्र पर cDNA का निर्माण करवाया जाता है। फिर इस cDNA को, फिर जो cDNA बना है, फिर cDNA को जो बन चुका है cDNA को वाहक में क्लोन किया जाता है, ठीक है। cDNA को वाहक में क्लोन किया जाता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो वाहक में क्लोन कर लिया जाएगा। फिर क्लोन जीन को
परपोषी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्लोन जीन को कहाँ पहुंचाया जाएगा? परपोषी कोशिका में। इसके बाद cDNA का प्रोब द्वारा संकरण कर पहचान की जाती है। ठीक है, फिर cDNA की प्रोब द्वारा पहचान करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस यही है। ये प्लाज्मिड है। ठीक है, तो और ये क्या है? mRNA पर बना हुआ cDNA है। ठीक है, पहले तो हम सीधा ही वांछित DNA बता रहे थे, लेकिन अब ये cDNA है। फिर वही प्रक्रिया होती है, लाइगेज की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। ये लाइगेज की सहायता से जुड़ गया तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट cDNA। ठीक है, फिर इसको आगे होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर ये रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, और रेप्लिकेट होकर के क्लोन cDNA बनाता है। ठीक है, फिर इस क्लोन cDNA से आगे जो अदर होस्ट सेल है उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वांछित अभिव्यक्ति होती है इसकी, यानी कि वांछित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो cDNA का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक में लक्षण बताने के लिए किया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक जीन के इंट्रॉन का अभाव होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स के जीन होते हैं उनमें इंट्रॉन नहीं होता है, यूकैरियोट में इंट्रॉन होता है। तो इस तरह से यूकैरियोट की जो DNA है उसको cDNA के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका में ले जाया जाता है और इंट्रॉन की अभिव्यक्ति को करवाया जाता है, यानी इंट्रॉन की अभिव्यक्ति को शो करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से cDNA का निर्माण होता है। आगे चलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में। ये क्या है? ये तो cDNA लाइब्रेरी थी, लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? देखिए, जीनोमिक लाइब्रेरी से मतलब होता है कि किसी भी जीव के संपूर्ण सजीव जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह, किसी भी जीव के समस्त या सभी जीनोम का क्लोन, ठीक है, जितने भी सजीव इसमें जीनोम है उसके क्लोन खंडों का संग्रह, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। यानी एक जीव में जितने भी उसके जीनोम में DNA खंड होते हैं उन सभी को क्या करवा लिया जाता है? क्लोन बना दिया जाता है उनका। तो किसी भी जीव के संपूर्ण DNA समुच्चय को क्या कहते हैं? उसका संजीन कहते हैं, यानी कि जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव के समस्त DNA समुच्चय को हम क्या कहेंगे? उसका जीनोम कहेंगे। तो जीन लाइब्रेरी का निर्माण एक कोशिका से उसका संपूर्ण DNA निकाल कर किया जा सकता है। यानी संपूर्ण DNA का मतलब है पूरा संजीन निकाल लेते हैं। तो वही प्रक्रिया है, ठीक है, यानी वही दाता मतलब जो प्लाज्मिड है, तो DNA खंड और वाहक DNA जो भी कोशिका है उसका संपूर्ण DNA ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे कोशिका है तो उसका संपूर्ण जीनोम ले लिया, क्लियर। और इधर क्या है? इधर वाहक है, ठीक है। फिर इन दोनों को लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। फिर जो DNA खंड बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो रिकॉम्बिनेट DNA कहलाएगा। फिर उसको अगली कोशिका यानी होस्ट कोशिका या जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। फिर वहाँ पर वो रेप्लिकेट होगा और कॉलोनी में क्या बनाएगा? अपने DNA खंड बनाएगा। फिर उसकी DNA प्रोब द्वारा पहचान कर ली जाती है और जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कर लिया जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।